तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस कर्व और उसके शेप एंड मैप को लेकर, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व की तरफ। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि ये शो करता है कि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जो कि एक कंज्यूमर के लिए सेम है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स कि कंज्यूमर को दो गुड्स कंज्यूम करने पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे अगर हम ग्राफिकल मोड में रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व। By definition, if we go, then indifference curve is a curve showing different combinations of two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer, so that the consumer is indifferent between the all sets of bundles. Another name of it is known as ISO utility curve. It means कि जो ये curve दिखाया गया है, in which x axis shows good one and y axis shows good two, और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ द इंडिफरेंस कर्व, विच शोज दैट every point on the indifference curve has same level of satisfaction, whether a consumer consumes 7 units of good 2 and 1 unit of good 1, or 1 unit of or 1 unit of good 2 and 4 unit of good 1. The level of satisfaction remains the same. That is known as the indifference curve. So indifference curve is basically the graphical representation of all combination of two goods where the level of satisfaction of the consumer is same and the consumer is indifferent between the all sets of bundle. Moving on to the next, what is its assumptions and how we represent as a map. Assumptions means किन के बेसिस पर इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। अभी हमने जैसे बोला था कि कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट बिटवीन दी ऑल सेट्स ऑफ बंडल्स, उसके लिए एजम्पशंस क्या हैं? कंज्यूमर रैशनल है, उसे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके प्राइसेस क्या हैं, क्या यूटिलिटी है प्रोडक्ट्स की। कंज्यूमर हैज़ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। कंज्यूमर कैन रैंक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन हिज सेटिस्फेक्शन। उसको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इस बेसिस पे वो अपने गुड्स को अरेंज कर सकता है कि मुझे ये गुड अच्छा लगता है या वो गुड अच्छा लगता है। अगर उसने किसी पर्टिकुलर टू गुड्स को सिलेक्ट किया है, गुड 1 एंड गुड 2, तो वो इसी प्रेफरेंसेस या इसी रैंक के बेसिस पर किया है। कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स कि कंज्यूमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता है या बाय करना चाहता है फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ मनी। इफ़ आई हैव 100 रुपीज़, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मैंने दो गुड्स लेने हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शॉप के ऊपर मुझे गुड 1 एंड गुड 2 की 4 यूनिट्स मिल रही हैं और दूसरी शॉप पे मुझे 6 एंड 4 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो मैं 6 एंड 4 के कॉम्बिनेशन पर जाऊँगी। दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफर डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कंज्यूमर हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए दूसरे यूनिट को कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये तो हमें पता ही है कि स्कार्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मीन्स यहाँ पर रिसोर्सेज है इनकम। कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, अगर उसे गुड 1 के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है तो उसे गुड 2 के कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ईच एडिशनल यूनिट के लिए वो कम से कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंज्यूमर गुड 1 की 6 यूनिट्स एंड गुड 2 की 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, तो एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1 यानी कि 6 से 7 के लिए जाने के लिए वो कम से कम गुड 2 को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर prefer diminishing rate of substitution. Next is indifference map. Indifference map shows different IC curve having different level of satisfaction. It means
a set of indifference curve corresponding to different income levels of the consumer. लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जितनी इनकम होगी उसके बेसिस पर हम गुड एक्स और गुड वाई की यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए जाएंगे। गुड एक्स एंड गुड वाई की कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी के ऊपर। इसीलिए ये डिफरेंट IC1, IC2, IC3, IC4 ये डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसका नेगेटिव स्लोप होता है। इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट मीन्स for each unit of good X, the consumer is willing to sacrifice less of good Y. Next is higher indifference curve represent higher level of satisfaction. जैसे जैसे IC कर्व में हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। इट मीन्स IC1 की जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम है, IC2 की ज़्यादा, IC3 की ज़्यादा, IC4 की ज़्यादा एंड सो ऑन। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज अगर कहीं पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए एट दैट पॉइंट द level of satisfaction is same, and we have studied that IC map showing the different IC curve have different level of satisfaction. IC does not touch the x-axis because consumer is rational, he wants to buy two products. So IC curve does not touches the axis. If it touches the axis, it means at that point the other product is zero, which is not possible. Next topic is utility. What is utility? Utility means the consumer or individual gets satisfaction from consumption of the commodities. It is a measure of satisfaction. Although we can't measure the satisfaction level, but according to the Marshall, the utility which we get from the consumption of the goods can be measured in terms of utils. The utility is a measure of satisfaction an individual get from the consumption of the commodity. Utility of a good differ from one consumer to another. मुझे चाय अच्छी लगती है, it doesn't mean that other person also likes the tea. It depends upon person to person. It keeps on changing for the same consumer due to change in the amount of desire. It doesn't mean that I prefer tea all time. When I need coffee, then the preference will change. It keeps on changing for the same consumer due to change in the amount of desire. It does not equate with its usefulness. It doesn't mean कि उस टाइम पर उस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस कम हो गई है. It all about the desire, not the usefulness. यूज़फुलनेस होती है कि किसी चीज़ की अपनी यूटिलिटी क्या है. यहाँ पर प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंज्यूमर की यूटिलिटी के बारे में बात हो रही है. सो प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस का इससे कोई लेना देना नहीं होता है. इट डज़ नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स यूज़फुलनेस. नेक्स्ट मेजरमेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए although utility is the satisfaction level which can't be measured, but according to the different approaches the utility can be measured by two methods, cardinal approach and ordinal approach. Cardinal approach means it can be measured in terms of utils. Utils is just like the numbers, and ordinal approach means it is a qualitative approach. Qualitative approach means the consumer can rank its satisfaction on the basis of its desire. For example, cardinal approach is given by the Marshall. According to the Marshall, the utility which we get from the product can be measured in terms of numbers like 4, 5, 3, 2, 1, and in ordinal approach we can measure our utility on the basis of rank. For example, if we have different products, we can rank them according to our preferences, like I prefer tea over coffee, coffee over cold drink,
cold drink over lemon juice, and so on. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स की होती है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. व्हाट इज़ द टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मीन्स all the units of commodity which we consume, the utility which we derive from consuming all the units of commodity is known as total utility. For example, मैंने 5 products यूज़ किए हैं. 5 products की टोटल यूटिलिटी 5, 4, 3, 2, 1 थी, तो इसका सम टोटल जो होगा दैट इज़ नोन एज टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज defined as the change in the total utility due to unit change in the consumption of commodity per unit of time. It means each additional unit से मुझे क्या utility मिल रही है, that is known as marginal utility. For example, अगर मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी, मुझे यूटिलिटी 10 मिल रही थी. अगर 5 यूनिट्स को कम करके मैं 4 यूनिट्स कर देती हूँ तो मेरी यूटिलिटी 10 से कम होकर 8 हो जाएगी. The difference in the total utility, that is 10 to 8, which is 2. 2 is known as marginal utility. इसका फॉर्मूला है change in total utility divided by change in quantity consumed. Next is average utility. Average utility is defined as the average of total utility, that is whatever we consumed, that utility derived from that consumption, that is total utility divided by the units of good consumed. For example, by consuming the 5 units we derive the total utility of 30 utils, then the average utility is 30 divided by 5, that is 6 utils. Next is the type of utility. On the basis of its nature, utility को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी. व्हाट आर दीज टाइप? लेट्स नाउ एग्जामिन फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मीन्स द यूटिलिटी विच goods and services have itself. For example, tea has a utility to satisfy a consumer. Utility formed by goods and services itself, जो goods and services में होती है. Next is place utility. Place utility क्या होती है? Utility derived by easy access to goods and services. It means कि मुझे कितनी readily available मिल जाएंगे goods and services, that is known as place utility. For example, अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे कश्मीर के या शिमला के एप्पल्स चाहिए, तो वो मुझे कितने इजीली अवेलेबल होंगे ये डिपेंड करता है प्लेस यूटिलिटी के ऊपर. नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी. यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन गुड्स और सर्विसेज रेडिली अवेलेबल व्हेन नीड अराइजेज. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर सीज़न में आती है और मेरे को उसी सीज़न में डिमांड अराइज हुई है, देन इट इज़ द टाइम यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, इन विंटर्स अगर मुझे वूलन क्लोथ्स चाहिए, देन it is readily available in the market when the need arises, that is known as time availability. But if in summers I need woolen clothes, then time utility is not exist. Next is possession utility. Possession utility means consumer के पास जिस टाइम नीड अराइज हुई है उस टाइम वो गुड्स एंड सर्विसेज रेडिली अवेलेबल थे उसी के पास. यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम हैविंग अ गुड्स और सर्विसेज बिफोर हैंड. इट मीन्स विंटर्स में अगर मुझे वूलन क्लोथ्स की ज़रूरत है, मेरे पास पड़े हैं, दैट इज़ नोन एज पोजेशन यूटिलिटी. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करने लगता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कम होने लगती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन बाहर से आया है, उसे प्यास लगी है, तो वो ग्लास ऑफ वाटर लेगा,
जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वो लेगा उससे उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी बिकॉज ही नीड इट मोर। फिर वो सेकंड ग्लास लेगा उसे कम यूटिलिटी मिलेगी, थर्ड लेगा कम यूटिलिटी मिलेगी, और जैसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर्स वो इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि बस अब इससे ज़्यादा मैं वाटर नहीं ले सकता। नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अगर उसे ऑफ़र किया जाएगा तो वो उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ही इज़ फुल, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो बाय डेफिनेशन if we go, then the law of diminishing marginal utility states that additional satisfaction a person derives by consuming a commodity goes on decline as he consuming more and more of that commodity। जैसे जैसे commodity का consumption increase होता जाएगा उससे मिलने वाली utility decrease होती जाएगी। According to Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of its stock of thing diminishes with every increase in stock that he already has। जैसे जैसे वो डिफरेंट स्टॉक एक्यूमुलेट करता जाएगा उसकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाएगी। एजम्पशंस इसके क्या हैं? कंज्यूमर रैशनल है, उसे मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है कि कैसे गुड्स मिलेंगे, किस टाइप की यूटिलिटी मिलेगी मुझे इस गुड को कंज्यूम करने के लिए। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, हम उसे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इट मींस इनकम इसको किसी भी वे से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ गुड्स है, सेम साइज़ और आइडेंटिकल है। जो ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया था वो सिंपल ग्लास ऑफ वाटर था, नहीं तो हम डिफरेंट लेवल्स पर उसे चेंज कर सकते थे लाइक लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक एंड सो ऑन। बट हमने गुड्स की यूनिट को होमोजीनियस रखा है सो दैट वी कैन स्टडी दी मार्जिनल यूटिलिटी। नो चेंज इन दी प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसकी शेड्यूल और इसके कर्व से करेंगे। टेबल में शो किया गया है कि गुड एक्स की यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 है, उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी जो है वो 10 18 24 28 30 30 एंड 28 है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गोज ऑन डिमिनिशिंग ट्रेंड पे होगी बिकॉज ईच एवरी यूनिट से हमें उसकी यूटिलिटी कम मिलने लगेगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे ड्राइव करते हैं? फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 ही रहेगी बिकॉज टोटल यूटिलिटी 10 है। नेक्स्ट यूनिट के लिए 18 हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 18 माइनस 10 दैट इज़ 8। नेक्स्ट के लिए 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 इक्वल्स टू 4 and goes on that. In that schedule, at the consumption of 6 units of good X, the total utility remains the same. So the marginal utility becomes the 0 because the consumer is satisfied, fully satisfied with the commodity. Now, if any increase is made in the consumption of good, the total utility goes on diminishing trend. So the total utility goes from 30 to 28 and the marginal utility becomes the negative. अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल ट्रेंड में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व जो है वो इस तरीके से होंगे, which shows that when a consumer consumes 1 unit of good X, the utility which he derives from that commodity is 10 units, where marginal utility and total utility are same. When the consumer keeps on increasing its consumption of good X, the utility will increasing but on diminishing trend, and at point where the consumption of good X is 5 and 6 units, the total utility becomes the maximum, that is 30 units, and after that the total utility goes on diminishing trend. That is why the marginal utility becomes the negative. This is the graphical representation of law of diminishing marginal utility. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिटेशन। हमने जो अभी एक
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशन में सबसे फर्स्ट आता है इनकम, टेस्ट एंड हैबिट। हमने इसके एजम्पशन में पढ़ा था कि कंज्यूमर की हैबिट सेम रहती है, टेस्ट सेम रहता है और उसकी इनकम सेम रहती है, बट इट इन प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, दे कीप ऑन चेंजिंग। जैसे ही इनकम, टेस्ट एंड हैबिट चेंज होंगी, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम एडिशनल यूनिट, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डजंट अप्लाई। टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में तो ये एप्लीकेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर डे या एक पर्टिकुलर टाइम पर हम स्टडी कर रहे हैं, बट इन लॉन्ग टर्म कंजम्पशंस के बीच में, यानी कि 1 यूनिट जो हम गुड एक्स की इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके कंजम्पशन में टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड होगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल में भी इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो हमने ग्लास ऑफ वाटर को लिया था, ग्लास ऑफ वाटर अगर उसने एक ही टाइम पर पी लिए हैं, देन उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। बट अगर वो 2 घंटे बाद दूसरा ग्लास लेता है पानी का, 3 घंटे बाद लेता है, तो उसकी कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज़ रेयर कलेक्शन। रेयर कलेक्शन जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एंटीक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ होता है, या रेयर कलेक्शन कलेक्ट करने का हैबिट होती है, तो उस टाइम पे उसकी ईच एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ड्यूरेबल एंड इंडिविजुअल गुड्स, ड्यूरेबल और इंडिविजुअल गुड्स जो है, हम जब कंपेयर करते हैं किसी गुड्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को, वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है। जब हम किसी भी गुड्स को एक ही टाइम पर परचेज करते हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं कंपेयर कर पाते डिफरेंट यूनिट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 4 सेट्स ऑफ क्लोथ्स इकट्ठे परचेज करके लाई हूँ, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊँगी कि फर्स्ट सेट ऑफ क्लोथ की कितनी यूटिलिटी है एंड सेकंड सेट ऑफ क्लोथ की कितनी यूटिलिटी है। ये तभी पॉसिबल है जब हम एक एक यूनिट कंज्यूम करें या परचेज करें। नेक्स्ट इज़ एबनॉर्मल मैन। एबनॉर्मल मैन मीन्स जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, लाइक ड्रगिस्ट, ड्रंकर, गैम्बलर, इनको ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स की कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जांपल, एक ड्रंकर के लिए फर्स्ट ग्लास ऑफ ड्रिंक जो है वो उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा जितनी सेकंड है, या हो सकता है उससे ज़्यादा दे। देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डजंट अप्लाई टू दैट पर्सन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स द कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब मनी ज़्यादा होती है, मतलब कि इनकम ज़्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है। हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है। इन रिवर्स केसेस, जब हमारे पास लेस मनी होती है, तब किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ पुअर पीपल्स, या जो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, उनके लिए किसी भी चीज़ की, इवन एक पेन की जो यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ मिडिल क्लास पर्सन और अ रिच पर्सन, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, कि उस पेन को लेने के लिए भी उसे 10 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। उस टाइम पे मनी की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, वो रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहती है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। लास्ट वन इज़ यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। उसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंकिंग पॉसिबल है, नंबर्स पॉसिबल नहीं है। और ऑल गुड्स आर नॉट होमोजीनियस, डिफरेंट शेप, साइज़ हो सकता है, उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, उसका टेस्ट अलग हो सकता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की ये लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट इज़ द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर इन डिफरेंट सेट्स, जो कि हमने आईसी कर्व के ऊपर पढ़े थे, उसमें से किस को चूज़ करेगा, दैट इज़ डिसाइडेड इन दिस ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर जो है वो 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में, एंड उसका बजट कितना है। तो ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर के लिए हमें बजट सेट और इंडिफरेंस मैप
कर्व एनालिसिस को इकट्ठा स्टडी करना पड़ता है। बजट सेट को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, इंडिफरेंस मैप को हमने अभी कर लिया। तो इनका सबमिशन हम देखते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर में। द पॉइंट एट विच द बजट लाइन जस्ट टचेज इट्स one of the indifference curve would be the optimum. According to indifference curve analysis, consumer equilibrium is at that point where the slope of indifference curve is equal to the slope of the budget line or a price line. It means दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, that is indifference curve is convex to the origin and marginal rate of substitution must be on diminishing trend, that is px over py. इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। IC1, IC2, IC3 आर डिफरेंट इन डिफरेंस कर्व. X axis shows the good X and Y axis shows the good Y. MM is the budget line. MM budget line touches the indifference curve IC2 at point P. So P is the equilibrium point. Although the budget line MM touches IC1 at point A and B, but that can't be chosen because at point A the marginal rate of substitution is greater than Px over Py, and at point B the marginal rate of substitution Px over Py is less than its marginal rate of substitution. And second condition, that is the budget line convex to the IC curve is also not fulfilled in IC1. So IC2 is the optimum choice of the consumer and optimum point is point P. In other words, P is the equilibrium point at which the budget line touches the higher indifference curve IC2 within the consumer budget. It means जो consumer की income है उसके बेसिस पर और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को साथ में लेकर जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकलता है, डेट इज पॉइंट P. IC3 is not affordable as the income does not permit to go for IC3. Point A could not be the point of equilibrium because at point A marginal rate of substitution, that is Px over Py, यानी कि additional unit of x के लिए y को हम कितना सेक्रीफाइस करेंगे, दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो ग्रेटर देन इट्स प्राइसेस है. हेंस कंज्यूमर विल प्रेफर टू कंज्यूम मोर ऑफ गुड x एंड लेस ऑफ गुड y. एज अ रिजल्ट MUX विल फॉल एंड MUY विल राइज. मार्जिनल x की यूटिलिटी और y की यूटिलिटी का सेम होना ज़रूरी है. ये पॉइंट ए के ऊपर वो नहीं है, अभी वो गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है और गुड वाई को डिक्रीज़ करना चाहता है, इसलिए वो पॉइंट ए से नीचे आएगा और वो तब तक नीचे आता जाएगा जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों प्रोडक्ट से सेम ना हो जाए इन कंपैरिजन टू इट्स प्राइस. तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि MRX इज इक्वल टू PX over PY. As a result, MUX will fall and MUY will rise. This process will continue till the point MRX is equal to PX over PY. Similarly, at point B, MRS जो है वो less than है PX over PY. पॉइंट बी के ऊपर कंज्यूमर के पास गुड एक्स तो बहुत ज़्यादा है बट गुड वाई कम है, तो वो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहेगा और गुड वाई की यूटिलिटी गुड एक्स की यूटिलिटी को वो डिक्रीज़ करना चाहेगा और गुड वाई की यूटिलिटी को वो इंक्रीज़ करना चाहेगा. सो वो बी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा एंड टिल द पॉइंट व्हेन इट रीचेस द एम वेयर MRS is equal to PX over PY will be attained. At point B, MRS is less than PX over PY, hence consumer will demand more of good Y and less of good X. MUX will fall and MUY will rise till the time MRS is equal to PX over PY. That's all for today. Thank you.